सरकार हमारे पैसों का करती क्या है? सिर्फ टैक्सेस बढ़ाती है। देश में प्रगति तो हो नहीं रही। पता नहीं हमारे पैसे जाते कहाँ हैं? टैक्स भरने से क्या फर्क पड़ता है? हम तो पैसे स्पेस जैसे फिजूल खर्चों में ही वेस्ट कर देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 1 फरवरी भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं। इस बजट से 3 चीजें पता चलती हैं। सरकार कहां से पैसे कमाती है, सरकार ये पैसे कहां खर्च करती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार का विजन क्या है। बजट और बजट के टर्म समझना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट ही डिसाइड करता है कि किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे मिलेंगे और वो पैसे कैसे यूज होंगे। 1 तेरा, 1 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। बजट सिर्फ नंबर्स नहीं होते। जब तक नंबर्स के पीछे का मीनिंग नहीं समझता, तब तक नंबर्स यूजलेस होते हैं। अगर आप बजट के अलग अलग टर्म्स को समझते हैं और सीधे बड़े अनाउंसमेंट समझना चाहते हैं, तो यहाँ हमने नंबर्स एक्सप्लेन किए हैं। इसीलिए हम सबको बजट समझना इम्पोर्टेंट होता है। और आज हम आपके लिए लाए हैं इस साल के बजट का सबसे आसान और एंटरटेनिंग एक्सप्लेनेशन। पैसा आपका है, आप ही के टैक्स से आता है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि ये पैसा यूज कैसे होता है। बात अगर भारत के ग्रोथ की हो रही है, तो एक इंडस्ट्री है जिसमें जल्द ही भारत एक ग्लोबल लीडर बनने वाला है, और वो है न्यूट्रस इंडस्ट्री। आपकी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा जाना है, तो आप पूरी लिस्ट बनाएंगे, कहाँ कहाँ घूमना है, कौन से फैंसी होटल में रहना है और किस रेस्टोरेंट में जाकर रील्स शूट करना है। इन सारे खर्चों की लिस्ट बनाकर फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसे कितने हैं। यानी आपका बजट क्या है, आप कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। फिर रियलिटी आपको जोर का तमाचा मारेगी, क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं है, तब महंगे सपने नहीं देख सकते। हर साल का बजट हमारे लिए कुछ ऐसा ही होता है, एक जोर का तमाचा जो हमें एक रियलिटी चेक देता है। जैसे आप आपके लेवल पर एक्सपेंसेस और इनकम की एक लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार भी एक लिस्ट बनाती है कि वो कहां से पैसे कमाएंगे और वो पैसे कहां खर्च करेंगे। बस एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर साल लोकसभा और राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम्स और एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो हर गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिटन अकाउंट प्रेजेंट करना आवश्यक है। इस रिटन अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, सरकार के पास कितने एसेट्स हैं और सरकार ने एसेट्स खरीदने के लिए कितने लोन्स लिए हैं, ये सारे डिटेल्स होते हैं, और इसे ही इन शॉर्ट बजट कहते हैं। अब बजट की बात करें तो 3 टाइप के बजट हो सकते हैं। पहला है सरप्लस बजट, जहां आपके इनकम ज्यादा है और खर्चे कम। दूसरा है बैलेंस्ड बजट, जहां आपके खर्चे आपके इनकम से मैच करते हैं। और तीसरा है डेफिसिट बजट, जहां आपके खर्चे इनकम से कई ज्यादा होते हैं। एक गवर्नमेंट के लिए सरप्लस बजट चलाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए प्रोजेक्ट्स चला, प्रॉफिट कमाना और तिजोरी भरना सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सरकार को लोगों की भलाई के लिए खर्चे करने होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारा डेफिसिट बजट चलाना भी देश के हित में नहीं होता। पिछले साल के बजट में हमारे एक्सपेंसेस 44 लाख करोड़ थे और इनकम 19 लाख करोड़। तो ये बाकी का खर्चा आएगा कहाँ से? बोरोइंग से। जी हाँ, केंद्र सरकार को पैसे बोरो करने पड़ते हैं ताकि वो पैसे खर्च कर सके। हमारे इनकम और एक्सपेंसेस में इतना बड़ा गैप है। इनकम और एक्सपेंसेस के 2 टाइप है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के खर्चे, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। सरकार जो अलग अलग सब्सिडीज देती है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स यानी एग्जैक्टली उल्टा, यानी रेगुलरली आने वाला पैसा। आपके लिए आपकी सैलरी रेवेन्यू रिसीट है, जो हर महीने आपको मिलती ही है। वैसे ही सरकार के लिए टैक्स से कमाया हुआ पैसा, फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। अब आते हैं कैपिटल पर। कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिनसे एसेट्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपकी केस में घर खरीदना एक एसेट होता है, वैसे ही सरकार के केस में रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये सारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि इन खर्चों से इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। ये एसेट्स पूरी जनता के लिए बनते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी सुधरती है और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। कैपिटल रिसीट्स यानी वन ऑफ रिसीट्स जो एक ही बार आते हैं। हमने देखा कि भारत का बजट एक डेफिसिट बजट है। इस डेफिसिट को भरने के लिए सरकार को लोन लेने पड़ते हैं। अब ये लोन कोई रेकरिंग इनकम तो नहीं हुआ। सरकार के लिए जो भी इनकम रेगुलर नहीं होता, बार बार आने वाला रिकरिंग इनकम नहीं होता, उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। सरकार के पास लोन्स के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर या किसी भी तरह की मदद के तौर पर आने वाला पैसा
रिकरिंग पैसा नहीं होता, वन टाइम पैसा होता है। बजट बनाने का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और वो इसे बनाने में 6 महीने लगाते हैं। सारे मिनिस्ट्रीज को कंसल्ट किया जाता है कि आपको कितने पैसे लगेंगे और उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। इस डॉक्यूमेंट को डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कंपनीज, आम जनता से भी ओपिनियंस लेती है कि उन्हें क्या चाहिए, किन एरियाज पर फोकस होना चाहिए, किस सेक्टर को कितने पैसे मिलने चाहिए। ये सारे ओपिनियंस कलेक्ट होते हैं और फाइनली पीएमओ एंड फाइनेंस मिनिस्टर बजट को फाइनलाइज करते हैं। लेकिन 2024 का बजट स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस साल इलेक्शंस है। चैप्टर 2 इलेक्शन बजट्स। 2024 इलेक्शन ईयर है, यानी इस साल मार्च से लेकर मई के महीने तक पूरे देश भर में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। यानी लोकसभा के 543 सीट्स के एमपीज इलेक्ट होने वाले हैं। इलेक्शन के टाइम अनसर्टेनिटी होती है कि क्या यही सेम सरकार रहेगी या सरकार बदलेगी। अब इस साल जो बजट प्रेजेंट होगा वो अगले साल का बजट होगा। तो अगर सरकार बदलती है तो नई सरकार पुराने प्लानिंग का करेगी क्या? इसीलिए इलेक्शन ईयर में जो बजट प्रेजेंट होता है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। इंटरिम यानी अंतकालीन, यानी 2 काल के बीच या फिर 2 गवर्नमेंट्स के बीच। इस समय जो भी पैसा सरकार के पास आता है वो एक फंड में जाता है। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इस फंड में से सारे खर्चे किए जाते हैं। इस फंड से पैसे खर्च करने के लिए सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। इंटरिम बजट में वही होता है। इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार आती है वो जुलाई में वापस एक नया बजट प्रेजेंट करती है। इंटरिम बजट फरवरी से जून तक इलेक्शन के खर्चे, सरकार चलाने के खर्चे और रेलवे जैसी मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट देने की परमिशन लेता है। इसीलिए इंटरिम बजट का एक और नाम है वोट ऑन अकाउंट। यूजुअली 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है वो भी फुल बजट के साथ ही रिलीज किया जाता है। एक तरह से इंटरिम बजट को टेम्पररी बजट कह सकते हैं। लेकिन ये इंटरिम बजट क्यों, फुल बजट क्यों नहीं? हमने पहले देखा कि सरकार कोई भी पैसा पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना खर्च नहीं कर सकती। एक बजट उन्हें सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक पैसे खर्च करने की परमिशन देता है। लास्ट बजट जो 1 फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया गया था, उस बजट ने सरकार को 31 मार्च 2024 तक पैसा खर्च करने की अनुमति दी थी। इस साल इलेक्शन होने से रिजल्ट आने तक जून का महीना आ जाएगा। इस समय के लिए खर्चे कैसे होंगे ये डिसाइड करने के लिए ये इंटरिम बजट इम्पोर्टेंट। अब ये इंटरिम बजट काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर एक गवर्नमेंट चाहे तो बजट के थ्रू कई डिसीजंस ले सकती है। सब्सिडीज बढ़ा सकती है, फ्रीबीज दे सकती है, टैक्स रेट कम कर सकती है। इससे उनके इलेक्टोरल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर पुरानी सरकार पावर में नहीं आती, सरकार बदल जाती है तो नई सरकार पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू हो सकते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंटरिम बजट पर रूल्स लगाए हैं ताकि करंट सरकार बजट में कोई ऐसे अनाउंसमेंट ना करे जिससे उन्हें अनड्यू एडवांटेज मिले। हाँ, लेकिन इंटरिम बजट में सरकार के खर्चों की लिस्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिस्कल डेफिसिट, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, ये सब हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिसंबर में ही कहा था कि 2024 का बजट प्री इलेक्शन बजट है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए उन्होंने कहा डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग बैंग अनाउंसमेंट्स इन द बजट। सारे बिग बैंग अनाउंसमेंट्स जुलाई में ही आएंगे। अब नेचुरली सवाल ये आता है कि क्या कोई बड़े अनाउंसमेंट करने पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक लगाई है? The answer is no। पिछली बार जब इंटरिम बजट प्रेजेंट हुआ था 2019 में, तब पीयूष गोयल जी ने अनाउंसमेंट्स किए थे। सैलरी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 तक बढ़ाया गया था। पीएम किसान स्कीम लॉन्च हुआ था जिसमें किसानों को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। अनएम्प्लॉयड लेबरर्स को 3,000 रुपए पर मंथ का पेंशन अनाउंस किया गया था। सिमिलरली 2014 के इंटरिम बजट में पी चिदम्बरम ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी, इंक्लूडिंग कार्स। उन्होंने सर्विस टैक्स में भी माइनर चेंजेस अनाउंस किए थे और मेनली एजुकेशन लोन्स के इंटरेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। चैप्टर 3 इंटरिम बजट के डिटेल्स। एकदम फ्रेश ताजा बजट मेरे हाथ में आ चुका है। चलिए देखते हैं कि इस साल हम सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करने वाले हैं। आपके टैक्स के पैसे का होता क्या है? चलिए समझते हैं कि टॉप 5 एक्सपेंसेस क्या हैं। नंबर 5 पर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिन्हें हम 2,13,323 करोड़ दे रहे हैं। क्यों? ताकि हम गरीबों को राशन दे सकें। सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 2,13,020 करोड़ खर्च करने वाले हैं। नंबर 4 है रेलवेज, जिन्हें हम 2,55,393 करोड़ रुपीस देने वाले हैं। हमें रेलवेज को अपग्रेड करने की जरूरत है। कई सारे ओल्ड बोगीज को हम वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कर रहे हैं और इन सब बातों के लिए पैसे लगते हैं। नंबर 3 है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट।
और रास्ते बनाने के लिए हम 2,78,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। ये फिगर बड़ी लगती जरूर है, लेकिन क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस? क्या इससे कोई भी एसेट बन रही है या फिर ये फिजूल के खर्चे हैं? हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हमें समझे कि आप में से कितनों को कॉन्सेप्ट समझी। नंबर 2 पर है डिफेंस। देश की बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम पूरे 6,21,540 करोड़ देने वाले हैं। यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम 1,72,000 करोड़ कैपिटल आउटले के तौर पर खर्च कर रहे हैं और डिफेंस पेंशन पर 1,41,205 करोड़ के पेंशन दे रहे हैं। नंबर 1 पर कौन होगा? क्या आप गैस कर सकते हैं? नंबर 1 पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्हें हम 18,50,228 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतने सारे पैसे का करती क्या है? इसमें से मेजर कंपोनेंट तो लोन की इंटरेस्ट रीपेमेंट पर जाता है। 11,90,440 करोड़ रुपीस का तो हम ब्याज पे करते हैं। और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यानी ये समझना इम्पोर्टेंट है कि यस, हमारे टैक्सेस हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक डेफिसिट बजट में चलता है और हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाने में खर्च होता है। लेकिन ये नंबर्स फाइनल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस में कुछ भी हो सकता है। सरकार सेम रह सकती है या फिर सरकार बदल भी सकती है। इसलिए इस साल नंबर से ज्यादा सरकार की सोच समझना जरूरी है। सरकार इन एरियाज पर फोकस करना चाहती है। रूफटॉप सोलर, जहां 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगेंगे। इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और लोगों के खर्चे भी कम होंगे। मिडिल क्लास के लिए एक हाउसिंग प्लान की बात हो रही है, जहां मिडिल क्लास लोग अपने खुद के घर खरीद सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी कहते आए हैं। गवर्नमेंट अब इस बात को एग्जामिन करके इस पर पॉलिसी निकालने वाली है। आंगनवाड़ी वर्कर्स रूरल हेल्थ केयर के बैकबोन है। आयुष्मान भारत स्कीम अब इन एसेंशियल वर्कर्स पर भी लागू होगा। भारत में हार्वेस्ट के बाद कई फूड लॉसेस होते हैं, जिससे फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों का नुकसान होता है। ये कम करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर सरकार पॉलिसी लाएगी। ऑफ कोर्स, अगर प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुए तो। सरकार टारगेट कर रही है कि भारत से सी फूड एक्सपोर्ट्स डबल हो जाए, जिससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार प्राइवेट रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए वो 1 लाख करोड़ का एक रिसर्च कॉर्पस ला रही है, जिससे 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा सकते हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करे। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस करेगी, इंक्लूडिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। स्पिरिचुअल टूरिज्म पर सरकार बेट ले रही है कि ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पॉलिटिक्स के बारे में सोचे तो इस साल इलेक्शंस है, यानी रेवड़ी पॉलिटिक्स के बारे में सोचे तो अभी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए थी, जिन्हें लोगों को ये सेम गवर्नमेंट चुनने के लिए एक इंसेंटिव मिले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से इंटरनेट पर कई सारे मीम्स उभर कर आए हैं। Because this budget is bad for politics, but it is good for economy. बजट पढ़ना और समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें समझता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। उनका विजन समझ में आता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो देश के फायदे में डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो हमारा पैसा है, वो हमारे लिए खर्च किया जा रहा है और हमारे बिहाफ पर खर्च किया जा रहा है। तो ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं? मिनिस्ट्री को किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? हमें देश को इम्प्रूव कैसे करना है? ये सब हमें